गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले सेशन में आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था, जिसमें ये जाना था कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह वापस लौट आता है उसी माध्यम में। लेकिन अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो फिर क्या होता है, इसी के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या वो सीधा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। क्या वो सीधा जाता है या उसके साथ कुछ और परिवर्तन होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ मैंने एक माध्यम लिया है और ये दूसरा माध्यम लिया है और ये उसकी बाउंड्री है, इंटरफेस। ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। देखने से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश देखिए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश को इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो इधर ना जाके थोड़ा सा मुड़ गया है अपने। और किधर मुड़ा है, ये जो अभिलंब है, इसे आप जानते हैं ना, ये आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु पर ये अभिलंब हमने डाला है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है, और उसकी दिशा बदल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है और साथ ही साथ दिशा तो आप देख ही रहे हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और दिशा बदल जाती है, ठीक है। ये हमारी आपतित किरण है, इस किरण को आप अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये जो लाइन खींची हमने, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ठीक है। ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है। ये माध्यम विरल है और ये सघन है, ठीक। तो समझ रहे हैं, यहाँ से प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसकी दिशा और वेग बदल जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा बदल जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। अब अपवर्तन के नियम देखेंगे हम लोग। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब कि अगर आप इनको एक साथ अगर दर्शाना चाहें तो आप ये जो तो प्लेन इनके तीनों आएंगे वो एक ही तल में आप दर्शा सकते हैं। और दूसरा, ये आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण आई की जो साइन होता है, ज्या, और एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण की जो ज्या होता है, साइन होता है, उसकी निष्पत्ति एक ही होती है या नियत रहती है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने उस कांस्टेंट को एक नाम दिया है स्मॉल एन से, इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक 1 and 2 से शो किया, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। 1 and 2 का मतलब होता है पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। जैसे कि देख रहे हैं n2 अपॉन n1, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये क्या होता है? नियत होता है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक जो है वो दो माध्यमों का सापेक्ष गुण है, ठीक है। जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो भी गुण आप देख पाते हैं, वो अवलंब से दूर जा रही है, अवलंब की तरफ झुक रही है, या और कोई बात अगर आप देखते हैं तो वो अपवर्तनांक के कारण ही होता है। विचलन अपवर्तनांक के कारण ही होता है।
तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक दोनों माध्यमों का सापेक्ष गुण है। और अगर दोनों माध्यमों में से एक माध्यम निर्वात हो जाए तब उस स्थिति में, जैसे अगर N2 और N1 में से एक माध्यम ये निर्वात हो जाए तो उस स्थिति में ये जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और एक बात और ध्यान देने की है कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, आपाती प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, आपाती प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और ताप पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। और किसी माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो v इक्वल्स टू होगा c/n, ठीक है। किसी माध्यम में अगर आपको प्रकाश का वेग याद करना हो तो वो होगा v बराबर c/n। c निरपेक्ष या निर्वात में प्रकाश का वेग है, n उसका अपवर्तनांक है, v उस माध्यम में प्रकाश का वेग है। अपवर्तन के नियम में एक बात और आती है कि अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही रहती है, क्योंकि आप यहाँ पे हम वेग के साथ डील कर रहे हैं तो वेग अपने साथ आवृत्ति v इक्वल्स टू n लैम्डा, आप सब जानते हैं ना, v बराबर n लैम्डा, n आवृत्ति है, v इक्वल्स टू n लैम्डा, n उसकी आवृत्ति है, लैम्डा उसकी तरंगदैर्घ्य है और ये इसका वेग है। तो जब कोई अपवर्तित किरण मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति निश्चित रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि, और चूँकि उसका वेग बदलता है तो इसका मतलब उसकी तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है। तो अपवर्तित प्रकाश किरण, जो भी अपवर्तित किरण होती है उसकी आवृत्ति तो वही रहती है जो आपतित किरण की है, लेकिन उसका वेग बदल जाता है। तो अगर आवृत्ति निश्चित है और वेग बदल जाता है इसका मतलब उसका लैम्डा बदल जाता है या तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। अगर विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो आप जानते हैं कि N2 जो है वो बड़ा होगा N1 से। N2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, या N1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और N2 सघन माध्यम। तो जाहिर बात है सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो साइन आई, जैसा कि हम स्नेल्स लॉ जानते हैं ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2/N1, यानी N2 इज़ ग्रेटर देन N1, तो इसका मतलब है इस अनुपात का मान 1 से अधिक आएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि साइन आई इज़ ग्रेटर देन साइन आर, ठीक है। साइन आई इज़ ग्रेटर देन साइन आर का मतलब हुआ कि जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से छोटा होगा, आर इज़ लेस देन आई। देख लीजिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दर्शाया है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो आई बड़ा है, आर छोटा है। यहाँ पे बोला था ना आई इज़ ग्रेटर देन आर या आर इज़ लेस देन आई, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बड़ा है, आर छोटा है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपवर्तन कोण अगर छोटा है इसका मतलब वो किधर जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरी कंडीशन ले सकते हैं, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब, तो अगर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो N2 क्या होगा, कम होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा और N1 अधिक होगा। N2 इज़ लेस देन N1। अब फिर हम स्नेल्स लॉ की मदद से देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2/N1। चूँकि N2 छोटा है तो इसका मतलब इस अनुपात का मान 1 से कम आएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो साइन आई जो होगा वो छोटा होगा, साइन आई इज़ लेस देन साइन आर। इसको और आगे डिटेल में आप देखना चाहें तो आर इज़ ग्रेटर देन आई, यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होगा, ठीक है। ये हमने ये कंडीशन ली है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो आई का मान छोटा है, आर का मान बड़ा है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो क्या होगा, प्रकाश का जो किरण अपवर्तित होती है वो अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है। एक तीसरी शर्त भी है कि अगर प्रकाश इस अभिलंब से ही आपतित हो तब क्या होगा। तो अगर प्रकाश अभिलंब से ही आपतित होता है, इसी दिशा में आता है, तो वो उसी दिशा में सीधा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई और आर दोनों ही ज़ीरो होंगे। अगर आई ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो होगा। तो यानी जो अभिलंबवत आपतन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तल पर अभिलंबवत आपतन हो रहा है, तो उसी दिशा में प्रकाश किरण बिना विचलित हुए
आगे बढ़ जाती है, परंतु उसका वेग क्या होता है, वेग परिवर्तित हो जाएगा। वेग के साथ वही बात होगी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो उसका वेग बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन में आवृत्ति वही रहती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है। अब स्नेल के नियम को हम व्यापक रूप से अगर समझें, क्योंकि हमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी ध्यान देना होगा, तो व्यापक रूप से लिखें तो देखिए, आप देख सकते हैं कि sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू n2 अपॉन i n1। n2 क्या है, अपवर्तनांक है, तो अगर आप निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, n1 पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन v2। v2 मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, n1 c अपॉन v1, ये उस माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो अब आप इसे देखें सरलतम रूप में, तो ये v1 अपॉन v2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अपवर्तनांक क्या होता है, v1 अपॉन v2। n बराबर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। ठीक है, v बराबर क्या होता है, वेग है, तो अगर वेग आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में जो संबंध होता है, v बराबर वो लैम्डा n लैम्डा होता है। ठीक है, तो v1 बराबर n लैम्डा 1, v2 बराबर n लैम्डा 2। आवृत्ति चूँकि नहीं बदलती है तो आवृत्ति सेम है, इसलिए कैंसिल। तो बचा क्या, v1 अपॉन v2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। अपवर्तनांक यहाँ पे एक हमने उदाहरण के तौर पे लिया हुआ है, एक वायु में लिया है प्रकाश, और एक माध्यम लिया है, आप कांच ले सकते हैं कोई भी। तो इसको समझने के लिए अब n बराबर क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, दैट इज़ न्यू लैम्डा a अपॉन न्यू लैम्डा m लिया है। लैम्डा मतलब उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य, जो भी वर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा a अपॉन लैम्डा m आया है। यानी अगर आपने एक वायु लिया है, इसे कांच लिया, तो ये लैम्डा a अपॉन लैम्डा g हो जाएगा। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होता है, चूँकि तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। अब आगे हम लोग प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता देखने जा रहे हैं, यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। जैसे प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जा रहा है तो ये उसका पाथ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, तो अगर प्रकाश यहाँ से इस माध्यम में जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे कि ये विरल से सघन में गया तो विलंब की हो चुका, सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर हटेगा। तो अगर हम इस दिशा में आने वाले प्रकाश के लिए बात करें, स्नेल्स लॉ 1 और 2, तो हो जाएगा sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r। ठीक है, ये i है, ये r है। और जब प्रकाश दूसरे से पहले माध्यम में जा रहा है तब उसके लिए आपतन कोण क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और अपवर्तन कोण i हो जाएगा। तब 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, sin r अपॉन sin i। ये आपतन कोण होगा दूसरे से पहले के लिए, और ये अपवर्तन कोण होगा। इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि अगर हम दोनों को की मदद लें तो 1n2 इंटू 2n1 करने पर sin i अपॉन sin r अपॉन sin i सेम है, कट जाएगा, बराबर 1 आ गया। यानी 1n2 इंटू 2n1 इक्वल्स टू 1। तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन n2। यानी कि अगर आपको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पता है और आपको दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पता करना है, तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर ANG 3/2 है तो GNA क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, और अगर मान लीजिए माध्यम और भी हैं, 3 माध्यम ले रहे हैं, तो सही वही बात, पहले के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का, और फिर तीसरे के सापेक्ष पहले का, इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो A1 के बराबर होगा। तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2n3 बराबर इसका निकालना चाहा है, इसकी मदद से, तो हो जाएगा 1/3n1 इंटू 1n2। और अगर हम इसको ऊपर कर दें, मतलब रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे यूज़ कर लें, तो अगर इसको 1n3 में बदलें तो ये 1/1n3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1n3 अपॉन 1n2। ठीक है, अच्छा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आज हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना, अपवर्तन के नियम के बारे में जाना, और साथ ही साथ प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में जानेंगे। अगले सेशन में हम लोग क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।